कहावत है कि दुश्मन को कभी भी छोटा कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए, उसको पहले हल्के में नहीं ले लिया जाना चाहिए, वरना कई बार वियतनाम होता है, अफगानिस्तान भी होता है, ये अमेरिका ने खुद देखा है। लेकिन फिर यहां वही हुआ है। ईरान को हल्के में लेना ट्रंप को बहुत महंगा पड़ रहा है। कैसे महंगा पड़ रहा है? एक एक दिन के हिसाब से, एक एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के हिसाब से, एक एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के हिसाब से, कैसे कुछ एक लाख में बनी हुई मिसाइलें करोड़ों में बने हुए इंटरसेप्टर्स खर्च करा रही हैं और यह तय कर रही हैं कि अमेरिका को जबरदस्त एट्रिशन दिया जाए। आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या वेनेजुएला जैसा हल्का मामला समझकर ट्रंप ईरान चले आए और अब उनके लिए मामला बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? वॉर जोन से क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव मिल रहा है, बहुत जल्दी से आपको बताता हूं। आप सभी को होली की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करता हूं। सबसे पहले ये खबर देखिए, अमेरिका इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला। ईरान ने जारी किया मिसाइल हमले का वीडियो, अलग अलग अमेरिकी ठिकानों पर स्ट्राइक हुई। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का बड़ा हमला। अभी देखिए, अभी तो ईरान ने केवल बैलिस्टिक मिसाइलें निकाली हैं, उनमें से भी ज्यादातर अभी कम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें निकाली हैं। आप जानते हैं बैलिस्टिक इसका मतलब होता है विस्फोट के साथ जिन मिसाइलों का प्रक्षेप किया जाता है। लेकिन इसके बाद आती हैं क्रूज मिसाइलें, और अभी क्रूज मिसाइलें तो उतनी ज्यादा निकाली भी नहीं है ईरान ने। क्रूज मिसाइलों की एक खासियत होती है कि वो धरती की सतह के बहुत करीब उड़ती हैं और बीच रास्ते में अपना रास्ता बदलती रहती हैं, मतलब छकाती रहती हैं एयर डिफेंस सिस्टम को। और अगली खबर देखिए, ईरान में इजराइल और यूएस का पलटवार हालांकि चल रहा है। उर्मिया शहर में जबरदस्त बमबारी हुई है। स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार उठ रहा है। अब जरा यहां देखिए, ईरान के ऊपर बमबारी की जा रही है। तेहरान को तो आप जानते हैं पूरी तरह छलनी कर दिया गया है, लेकिन धरती से कई हजार फुट नीचे मिसाइल सिटी बनाई हुई है ईरान ने जगह जगह। कम से कम 4 से 5 ऐसी मिसाइल सिटी के बारे में पता है। और वो मिसाइल सिटीज ऐसी नहीं है कि आप किसी बॉम्ब से उनको भेज सकें। और उन्हीं मिसाइल सिटीज में जो कि अंडरग्राउंड हैं, और ये कहा जाता है 1500-1600 फुट नीचे हैं धरती की सतह से, वहां उन्होंने अपनी मिसाइलों को सुरक्षित रखा है। तो अब ये हमले हो रहे हैं, सतह पर जो तबाही बर्पा हो रही है वो आपको दिखाई दे रही है। अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर भी लग रहा है कि यहाँ मौजूदा डिस्पेंसेशन, अभी जो वहां का सरकारी तंत्र है उससे जुड़े हुए लोग हैं, या वो लोग हो सकते हैं जो अभी लड़ाई में शामिल हैं या आने वाले दिनों में उत्तराधिकारी बन सकते हैं, उन सबको टारगेट करते हुए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को, इंस्टॉलेशंस को, लोगों को टारगेट करते हुए बमबारी की जा रही है। उर्मिया शहर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब जरा मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। बेरूत में क्या चल रहा है यह जानना बहुत जरूरी है कि ईरान के साथ साथ ईरान के प्रॉक्सीज पर क्या कार्रवाई की जा रही है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां देखिए लेबनान में क्या चल रहा है। राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला चल रहा है। इजराइल ने बेरूत में बमबारी की है। इजराइल ने जारी किया स्ट्राइक का वीडियो। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला। यहां हिजबुल्लाह का ये कमांड सेंटर है। हिजबुल्लाह का खुफिया चीफ मारा जा चुका है। हिजबुल्लाह वैसे भी अपनी लीडरशिप, नई लीडरशिप के साथ काम कर रहा है और उस लीडरशिप में भी कई लोगों को एलिमिनेट करने का काम किया जा चुका है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कमांड सेंटर है ये बेरूत में, जिसको नष्ट किया गया है। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो इजराइल से लगा हुआ लेबनान का इलाका है, वहां पर जो बॉर्डरिंग एरिया हैं वहां पूरे तरीके से आईडीएफ का कब्जा है। आईडीएफ ने अपने कंट्रोल में उन इलाकों को ले लिया है। बूट्स ऑन द ग्राउंड भी हो चुका है, मतलब इजराइल के कई सैनिक अंदर लेबनान में चले गए हैं। मतलब कम से कम वो हिस्सा बॉर्डर से कुछ दूरी तक तो आईडीएफ पहुंचकर ये इंश्योर कर रही है कि वहां से किसी तरह की गड़बड़ी इजराइल के खिलाफ न की जा सके। और अब अगली खबर, पश्चिमी तेहरान में देखिए क्या चल रहा है। तेहरान का खासतौर से वेस्टर्न इलाका जो है, जो टुवर्ड्स गल्फ कंट्रीज है, वहां की हालत आपको बताता हूं। पश्चिमी तेहरान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ। बमबारी के बाद धुआं धुआं दिखाई दे रहा आसमान। ईरानी सेना के कमांड सेंटर पर हमला।
यहां पहले आपने देखा, असल में कमांड सेंटर्स अगर आप ध्वस्त कर देते हैं जहां से लड़ने वालों को कमांड मिल रही है, तो जाहिर है जो ग्राउंड पर लड़ने वाले लोग होते हैं उनके बीच में अफरा तफरी, केओस और कंफ्यूजन फैल जाता है। और इसीलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि कमांड सेंटर्स पर हमला किया जा रहा है। वो लेबनान के संदर्भ में आपने देखा, वहां हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया गया, और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से कमांड सेंटर पर हमला किया गया। ईरान के पश्चिमी तेहरान पर हमला करके कमांड सेंटर, वन ऑफ द कमांड सेंटर को ध्वस्त किया गया। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के साथ चर्चा और समझने की कोशिश की ये चीजें अनफोल्ड किस तरफ से हो रही हैं, किस तरफ हो रही हैं। यहाँ ये जो माइक्रो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो आंखों को दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ क्या चल रहा है और आगे चीजें किधर कल्मिनेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सुधाकर, आपसे ये क्या एक स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन है? क्या ये समझा गया अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से कि दिस इज गोइंग टू बी अनदर वेनेजुएला फॉर देम, जो कि असल में उनके लिए अब उनकी धारणा गलत साबित हो रही है? दिनेश, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद और होली मुबारक आपको हो। हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी शुभकामनाएं और दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, मैं तो ये कहूँगा ये स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ब्लंडर बाय अमेरिका एंड इजराइल। जानबूझ के किए हैं, नहीं जानबूझ के, आई एज्यूम कि ब्लंडर भी जानबूझ के किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे को लग रहा है अनजान में है। अमेरिका हैज़ बीन ट्रैप्ड बाय इजराइल। बैक टू यू दिनेश। ये बहुत बड़ी बात जनरल सुधाकर कह रहे हैं, और उन्होंने इतना कहकर जो छोड़ दिया उसके बाद उन्होंने कहा बैक टू यू। इसका मतलब भी समझिए कि इसके बाद कहने के लिए कुछ रह नहीं गया, यहां पर कहानी समाप्त होती है। और उन्होंने यह भी कहा कि ये मिस्टेक्स या मिस्टेक्स से बड़े ब्लंडर्स ये जानबूझकर भी किए जाते हैं। तो क्या अमेरिका यहां ट्रैप हो गया, इजराइल ट्रैप हो गया? अब उनको अपने ब्लंडर का एहसास हो रहा है, लेकिन अब उनको कोई यू टर्न दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या ये आने वाले दिनों में एक डिजास्टर के तौर पर अनफोल्ड होने वाला है और हिस्ट्री में लिखा जाएगा क्या कि बहुत बड़ी गलती की गई? क्योंकि इससे एक बात समझिए, मिडिल ईस्ट में हमले कर करके उस जगह को वॉर जोन डिक्लेयर कर देने वाली सिचुएशन पर ले आया गया। अब वहां पर जितने भी ऑयल के टैंकर्स वहां से चलेंगे, वो ये समझ लीजिए कि उनका इंश्योरेंस वगैरह लॉयड तक करने से मना कर रहे हैं। दुनिया में ये किस तरीके से हाहाकार मचेगा तेल और गैस के तौर पर, उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। अमेरिका और इजराइल उनको छोटे ड्रोन और छोटी मिसाइलों को, मतलब कम लागत से लगी हुई मिसाइलों को, बनी हुई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए करोड़ों करोड़, 100 200 करोड़ तक एक बार में खर्च करने पड़ रहे हैं एक जगह इंटरसेप्शन के हिसाब से। तो आप ये अंदाजा लगाइए। और ये खासतौर से मिडिल ईस्ट में जो बेसिस हैं, यहां तो लिमिटेड इंटरसेप्टर्स भेजे गए होंगे, और इंटरसेप्टर्स को लगातार बनाते रहने की भी तो क्षमता होती होगी। इस हिसाब से विनोद ऑगस्टीन सर, मॉडर्न वॉरफेयर, उसके हिसाब से देशों की तैयारी, और अमेरिका तो महाशक्ति है, इजराइल भी जाहिर है एक बड़ी ताकत है। क्या ये भी समझना कि गलती हो गई, अभी जल्दबाजी है, अभी देखना पड़ेगा हफ्ते भर? क्या देखिए, दो दृष्टिकोण देता हूं। सबसे पहली बात, जो ईरान की तरफ से जो अटैक हो रहा है, आप उसकी जो तीव्रता देखते हैं, वो अगर मैं सिंपल भाषा में कंपेयर करूं तो ये एक छोटे मोटे फुलझड़ी की तरह छोटे मोटे जो ड्रोन आ रहे हैं और इधर उधर फट रहे हैं। उसके ऑपोजिट में आप देखिए टनों के हिसाब से बॉम्ब गिर रहा है। और आपको और दर्शकों को ये बता दूं कि किस तरह से एक जगह से ईरान में एक बार में एक ही मिसाइल फायर हो सकता है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं दिनेश जी, वो ऊपर से देखते हैं कि कहाँ पे हॉटस्पॉट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो एक अप्रोक्सीमेट लैट लॉन्ग दे देते हैं जो B-2 बॉम्बर्स हैं और बाकी जो ड्रोन्स हैं। तो तुरंत जहां से फायर हुआ है कोई भी चीज, हॉट ऑब्जेक्ट, वो पिकअप कर जाते हैं, और B-2 बॉम्बर्स और F-22 और F-35 फाइटर्स तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। तो एक जगह से एक ही रॉकेट का फायर कर पा रहे हैं ईरानी। तो ये कब तक हो सकता है? उस जगह में 10 रॉकेट एक्स्ट्रा पड़े हों, लेकिन उस अटैक में, जैसे हम स्क्रीन में देख रहे हैं, उस अटैक में बाकी जो अनफायर्ड रॉकेट्स, अनफायर्ड मिसाइल्स भी खत्म हो जाते हैं। तो कब तक ये कंटिन्यू कर पाएंगे, वो निर्भर करता है चीन के हेल्प से, और रशिया का हेल्प कब तक चलता रहेगा। तो इस पे अभी किसी चीज का आंकलन लगाना
मुश्किल तो है। ये दो तरह के अभी पर्सपेक्टिव हमको आपके 2 सामने दिन आ और गए। देखना है। विनोद ऑगस्टीन सर कह रहे हैं कि 2 दिन और इंतजार कीजिए, अभी किसी तरह का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ठीक है साइलों से फायर किया जा रहा है, सुरंगों से इनको फायर किया जा रहा है मिसाइलों को, लेकिन एक बार में एक ही जगह से किया जा सक रहा है, इसलिए क्योंकि जैसे ही वहां से फायर होता है वो इमेजरी पहुंचती है। मिसाइल हमले हुए हैं वो आपको दिखाता हूं। यूएस के 2 डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ है, दक्षिणी ईरान के नजदीक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला। दक्षिणी ईरान जब आप कहते हैं, मतलब इसका समझ लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब, ये जो कोस्टल इलाका है उसके करीब, यहां पर एक डिस्ट्रॉयर पर 2 डिस्ट्रॉयर पर बल्कि हमला हुआ है। हमले में अमेरिकी वॉरशिप को भारी नुकसान का दावा है। यह कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि हमने बहुत भयानक नुकसान पहुंचाया है डिस्ट्रॉयर्स को। आईआरजीसी ने कहा 4 अमेरिकी वॉरशिप पर अब तक हमला किया जा चुका है। आईआरजीसी का दावा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से हमने 4 बड़े वॉरशिप्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये आईआरजीसी की तरफ से दावा। अब अगली खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है वहां। 10 ऑयल टैंकर पर आईआरजीसी का अटैक। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे शिप पर हमला। ईरान ने हमले से पहले वार्निंग भी दी। ईरान ने यह पहले भी कहा था, आपको याद होगा जब यहां ज्वाइंट ड्रिल हुई थी, ये तब भी कहा गया था और उसके बाद भी चेतावनी के तौर पर कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये हम जब चाहे बंद कर सकते हैं, और ये भी कहा गया था कि एक बार हमारे ये कहने के बाद कि इस जगह से मत गुजरिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा, वरना इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और यही कहा जा रहा है कि हमने वार्निंग दी थी, उसके बावजूद ये शिप्स यहां से गुजर रहे थे और इसलिए इन पर अटैक किया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बार बार दुनिया के लिए ये बात हो रही है कि दुनिया के लिए बड़े एक इंपॉर्टेंट नर्व सेंटर के तौर पर इसको देखा जा रहा है, एनर्जी के तौर पर। यहीं से गैस हो या तेल हो, दुनिया के अधिकांश हिस्सों के लिए प्रोड्यूस होता है और गुजरता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ऐसे में ये बड़ी तबाही का सबब इकोनॉमी के लिए भी हो सकता है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। लेबनान में इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। बेरूत में प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास भी हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला हुआ है। इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत की खबर प्रेसिडेंशियल पैलेस के करीब। यहां पर देखिए, ये शायद इसलिए हिजबुल्लाह ने इस जगह पर ठिकाना बनाया होगा ताकि ये एक सिक्योर समझे जाने वाले जोन में अगर रहेगा तो वहां शायद इजराइल हमला ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां लेबनान में जिन भी जगहों को असुरक्षित समझा जा रहा है, इंक्लूडिंग बेरूत, वहां के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस के आसपास भी अगर ऐसी कोई जगह है जहां से ये लगता है कि खतरा और साजिशें यहीं से इजराइल के खिलाफ बुनी जा रही हैं, तो उसको नष्ट किया जा रहा है। लेबनान में इजराइल का ये तेज हमला, और यहाँ की आवाजें भी जरा सुनिए, ये तस्वीरें देखिए, आवाजें सुनिए। धमकी, लेबनान में हमला किया तो खैर नहीं, ईरानी दफ्तरों पर हमले का अंजाम बुरा होगा, ईरानी सेंटर्स पर हमला हुआ तो जवाब मिलेगा, दुनिया के हर इजरायली सेंटर पर हमला होगा। इधर जब लेबनान पर हमला किया जा रहा है, जाहिर है ईरान की तरफ से ही इनको वित्त पोषित किया जाता रहा, इनको तमाम शस्त्रास्त्र दिए जाते रहे, और इसीलिए अब जबकि यहाँ हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान सीधे सीधे ये तो नहीं कह पा रहा है कि हिजबुल्लाह के ऊपर हमला मत करो। उसका कहना यह है कि आप लेबनान में उन जगहों को निशाना मत बनाएं जो ईरान से कनेक्टेड हैं, ईरान से जुड़ी हुई हैं, वरना जहां भी इजराइल के सेंटर्स हैं उनको हम निशाने में लाएंगे। इजरायली हमले में अगली खबर देखिए, इजरायली हमले में ईरानी कमांडर की मौत। एक और खबर जो कि अभी अभी का अपडेट है आपके सामने रख रहा हूं। इजरायली हमले में एक और ईरानी कमांडर की मौत की खबर। आईआरजीसी के स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर की मौत। स्पेशल ऑपरेशंस ये विंग देखने वाले जो कमांडर हैं उनकी मौत। आईआरजीसी कमांडर रहमान मुकद्दम की मौत। इजरायली चैनल 12 के हवाले से खबर आ रही है कि आईआरजीसी के एक और महत्वपूर्ण कमांडर मारे गए जो स्पेशल ऑपरेशंस का जिम्मा जिनके ऊपर था। अब जरा मैं एक बार जनरल सुधाकर के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। जनरल सुधाकर, ये जो हम देख रहे हैं क्या धीरे धीरे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि खामेनेई ने ये इंश्योर कर दिया था कि अब शायद खतरा आ ही गया है, तो 4-5 लेयर तक हम उत्तराधिकारी तय कर दें हर जगह महत्वपूर्ण लोगों के, और ये इंश्योर कर दें कि उनकी जगह कभी खाली नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरह के हमले हो रहे हैं, ये 3-4 लेयर तो मुझको लगता है 3-4 दिन में एलिमिनेट हो जाएंगे। नहीं दिनेश, बात ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिस्टम एक ऐसा अपनाया है, इकोसिस्टम। ये 12 दिन की लड़ाई जो हुआ था जून के महीने में पिछले साल, इसके बाद इनके एडवाइजरी बोर्ड के साथ बैठ के कंसल्टेशन के बाद एक आर्किटेक्चर बनाए हैं कि जब भी एक ऐसा एक उन्होंने एसओपी बनाया, कोई किसी का अगर डेथ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट, ये एक साइक्लिक प्रोसेस से इसका नॉमिनेट किए करते जाएंगे। उनका एक सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी उनको क्राइटेरिया जो पैरामीटर है उसको देखते हैं, जो फुलफिल कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन होता है। ये टिपिकल मिलिट्री संस्था के अंदर एक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच का जैसे काम होता है वैसा ही उनके सिलेक्शन सिस्टम है और वैसा ही उसको नियुक्त करते हैं। तो ये एक अनएंडिंग साइकिल है। आपके और मेरे विचार में
शायद 5 के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। इट इज ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक के बाद दूसरा, ऐसा नहीं है कि इसकी लिमिटेड लेयर्स हैं। ये फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि नॉन एंडिंग है। अगली खबर देखिए, तेहरान में इजरायली हमले का एक और वीडियो सामने आया है। आईआरजीसी सैनिकों के घरों पर बमबारी हुई है, रिहायशी इलाकों में इजराइल की बमबारी हुई है। आईआरजीसी के जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पर बमबारी की गई है। मतलब आईआरजीसी के सैनिक जहां पर रहते हैं, ऑफिसर जहां पर रहते हैं, उन जगहों को टारगेट करके निशाना बनाकर यहां पर ये बम बरसाए गए हैं। अब जरा एक महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव और उसके फौरन बाद अचल सर आपके पास, ईरान को क्या वाकई ये ठीक है कि ईरान ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, वेनेजुएला जैसा यहाँ पर नहीं होगा? ये बात तो तमाम एक्सपर्ट्स कहते रहे और शायद ये बात समझी भी जा रही होगी। ये तो खुफिया सूचनाएं लगातार इजराइल के खुद की खुफिया एजेंसियां और अमेरिका की दे रही होंगी, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन में गलती हुई है क्या? किसी हद तक कहीं पर हल्के में लिया गया है क्या ईरान को? जो ये समझा गया कि अगर पहले ही झटके में खामेनेई को खत्म कर देंगे उसके बाद कुछ रहेगा नहीं, क्या ये वाकई गलती हुई है? जरा देखिए, यहां पर खामेनेई की हत्या के बाद ईरान फिदाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर तो इनडिस्क्रिमिनेटली उसने, ऐसा लगता है, हो सकता है ये भी डिजाइन का हिस्सा हो, दुनिया जिसको इनडिस्क्रिमिनेट समझ रही है वो वेल कैलकुलेटेड हो, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अब अगर हमारी जान भी जाती है तो जाए, लेकिन मारेंगे या मरेंगे वाले मूड में अब यहां फिदाइन तरीके से दिखाई दे रहा है ईरान। खामेनेई के जाने के बाद कोई नेगोशिएटर वैसा नहीं रह गया जिससे बातचीत की जा सके। बहुत सारे लोग इसके लिए इसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि देखिए, इसीलिए अमेरिका ने जापान में बमबारी करते हुए जब उसने परमाणु बम गिराए थे तो टोक्यो को छोड़ दिया था, हिरोशिमा नागासाकी को चुना था। वो इसलिए ताकि नेगोशिएटर्स रहें, क्योंकि अगर नेगोशिएटर्स ही नहीं रहेंगे तो आप बातचीत किससे करेंगे, झुकाएंगे किसको? अब जरा यहां पर देखिए, खामेनेई के जाने ये ईरान ने बमबारी करके अमेरिका के 27 ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। खासतौर से मिडिल ईस्ट में जो बेसेस हैं उसको तो धुआं कर दिया है और ये बता दिया है कि ताकत ईरान की भी कम नहीं है। मतलब एक तरफ अमेरिका, एक तरफ ईरान। अगर ताकत के हिसाब से कंपेयर करें तो ईरान का पलड़ा आपको बहुत हल्का दिखाई देगा, लेकिन उसके बावजूद जब ये ऑन ग्राउंड देखा गया कि लड़ाई के मामले में कौन कैसा है तो ईरान ने भी जबरदस्त टक्कर दी है। युद्ध लंबा खिंचने की स्थिति में अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरा। यही कहा जा रहा है कि अगर बॉडी बैग्स जाएंगे, इसको लेकर अमेरिका में सेंसिटिविटी बहुत है। एक जान की कीमत बहुत पॉपुलस कंट्रीज में, वहां जहां रिसोर्सेज का तोड़ा है, एक जान पर प्रीमियम उतना नहीं है, लेकिन अमेरिका जैसी जगह पर एक जान पर बहुत प्रीमियम है और इसीलिए एक जान जाने को वहां बहुत बड़ा मामला माना जाता है। और जब सैनिकों के वन आफ्टर अनदर बॉडी बैग्स पहुंचेंगे तो क्या वहां चीजों को सामान्य बनाए रखने में वहां का तंत्र कामयाब होगा? अगर नहीं होगा तो मिड टर्म इलेक्शंस में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीती दिनों टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो लोकप्रियता जो ट्रंप की कम होती हुई दिखाई दे रही थी, उसको फिर से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और किसी पर हमला करके अपने आप को पुनर्स्थापित करने के चक्कर में ये किया तो गया है, लेकिन उल्टा ना पड़ जाए। तेल की कीमतों में उछाल, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। एनर्जी के लिए हर कोई, आप जानते हैं, हर एक दिन की जरूरत है, ये तेल हर एक दिन की जरूरत है, एलएनजी हर दिन की जरूरत है, अब किचन में आपके इस्तेमाल होने वाली गैस जो है वो हर दिन की जरूरत है। ये न जाने कितने, और इंडस्ट्रियल इसका यूज आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, घरों से लेकर औद्योगिक पर्पसेस के लिए भी इसकी जरूरत है। और ये पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में उछाल के तौर पर सामने आएगा। कैसा हाहाकार महंगाई के तौर पर दिखाई देगा, इसका अंदाजा लगाइए। ईरान में सत्ता परिवर्तन का ट्रंप का सपना क्या सपना ही रह जाएगा? क्योंकि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे, आपके सैनिक वहां नहीं जाएंगे, और वहां का टेरेन टोपोग्राफी ऐसी है कि अगर आप अपने सैनिक भेजेंगे तो यह तय मानिए कि आपको जान की कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी। और अगर नहीं भेजते हैं वहां पर, अगर रिजीम चेंज नहीं होता है तो एंड गोल आपका अचीव नहीं होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए अचल मल्होत्रा सर, तो क्या यह मिशन अनअकम्प्लिश्ड रह जाने वाला है? अचल सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, नमस्कार दिनेश जी। बिल्कुल, जैसा कि एक देयर इज अ ब्रॉड कंसेंसस कि अमेरिका के कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव्स लेके उन्होंने ईरान में ये जो हमला किया है, तो उसमें सबसे टॉप पे उनका था रिजीम चेंज का। उसके बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आता है, फिर बैलिस्टिक प्रोग्राम आता है, और उसके बाद इनका ये अंदेशा है कि ईरान के जितनी भी प्रॉक्सीज हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए या ईरान उनको सपोर्ट करना बंद करे। आज की तारीख में आप मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि इनको जो मेजर ऑब्जेक्टिव
था इनका रिजीम चेंज का, उसमें सिर्फ पार्शियल सक्सेस मिली है, टू द एक्सटेंट कि इन्होंने वेल एस्टैब्लिश्ड जो उनके आयतुल्लाह खमेनी और टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। और यही सबसे बड़ी जो आंकलन उनका गलत हुआ है वो ये था कि जैसे ही ये आयतुल्लाह को एलिमिनेट करेंगे तो एक पॉपुलर अपराइजिंग होगी ईरान के अंदर, और वो जो रिजीम चेंज का सपना ये देख रहे हैं वो वहाँ ईरान में हो जाएगा। इनका कोई प्लान बी नहीं है, इनके पास कोई समझ में नहीं है कि अगर वहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है तो कौन आएगा वहाँ पे। कोई ऐसी लीडरशिप नहीं, नॉन आई मीन जो अभी जिसे हम अभी जो उनका सिस्टम है, थियोक्रेसी है, वहाँ पे जो रिलीजियस उनका कंट्रोल है उसके ऊपर, कोई डेमोक्रेटिक तरीके से कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई ऐसी फोर्स नहीं। किसको पैराट्रूप करेंगे वहाँ? रजा पहलवी की भी कोई ऐसा कंसेंसस नहीं है कि वो चला जाएगा या वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। यहाँ इनको बहुत बड़ा बैकफायर हुआ। जो सिंपैथी जो इसमें, ठीक है थोड़े दिन पहले कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी सरकार के खिलाफ और लोगों को रोष भी है, लोग उसी वजह से परेशान भी है, नहीं चल रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सर आपका कि उस समय बैकफायर कर गया। हाँ बिल्कुल, उस समय जो अंदाजा लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उन्होंने कहा कि आप जाइए सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लीजिए, बस हमारी मदद आप तक पहुंच ही रही है, उस समय तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, उन्होंने वाकई कई सरकारी इमारतों पर कब्जा किया, पूरे शहर जलने लगे। ईरान का कोई ऐसा प्रोविंस नहीं था जो जल नहीं रहा हो। यहां से अमेरिका और हाँ दिनेश उसमें इन्फिल्ट्रेशन थी। अभी एक जो असेसमेंट सर, तो ये इन्फिल्ट्रेशन कहाँ की थी, किन लोगों की थी? ये मोसाद के एजेंट्स की थी, क्योंकि शुरुआत के दौर में ये डेमोन्स्ट्रेशंस पीसफुल थी। तो सर अगर ये इनको मालूम था कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये असल में क्रिएट किया गया एक अपराइजिंग है, तो तब तो उन लोगों को जो उन्होंने तब लोगों की भीड़ में अपने आप को घुला मिलाकर ईरान का ही दिखाकर और इस अपराइजिंग को ऊपर लाने में मदद की थी, इस समय तो उनको वहां होना ही चाहिए था। तो फिर ये प्लान करने वालों ने प्लान क्या किया, ये भी शुभदा चौधरी जी बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा वो आउट नंबर हो गए। ओके, वो लोग जो उस समय सिंपैथी जो क्रिएट हो गई ना इनकी असैसिनेशन से, ओके ये बैकफायर हो गया, ये बैकफायर हो गया, ये बैकफायर हुआ। लेकिन क्या ये केवल यही प्लान ए था? पहली बार तुर्की पर मिसाइल से हमला हुआ है। लीजिए, अब तुर्की भी अगर इसमें आ गई, और आप जानते हैं तुर्की नेटो कंट्री है, तुर्की एक तरीके से कुछ हिस्सा यूरोप का भी है। अब अगर यहां पर ये हमला हुआ है, ईरान ने तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, तो ये क्लियर कर दिया कि हमको कम से कम उम्मा से कोई उम्मीद नहीं है। ये बेशक एक समय मसूद पेज़ेश्कियान ने इस पूरे वॉर के दौरान एक समय ये कहा हो कि हम पर होने वाला हमला नहीं है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर हमला है, लेकिन उनको ये क्लियर है कि इतने हम बेशक ये इस्लाम कहा जाता है, हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। और इसीलिए आपने देख लिया कि खलीफा जो अपने आप को समझता है टर्की, उसको भी छोड़ा नहीं जा रहा है, उस पर भी एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दी गई है। और यहां आप देख रहे हैं पहली बार तुर्की पर मिसाइल से हमला हुआ, ईरान ने तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। नेटो डिफेंस सिस्टम ने हालांकि इसको हवा में इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया है। इसके मायने क्या हैं और इसका आगे असर क्या हो सकता है, यह शुभदा जी से हम समझेंगे। लेकिन अगली खबर भी देख लीजिए, तुर्की पर हमले की नेटो ने निंदा की है। मिसाइल हमले पर नेटो ने निंदा की। नेटो देश को निशाना बनाना सही नहीं है कहा गया है। असल में मुझे यह भी लगता है कि ईरान ये चाह रहा है कि इसको जितना व्यापक बनाया जा सके बनाया जाए, तमाम जगहों को असर में लिया जाए। लेकिन इससे हासिल क्या होगा ईरान को? इस तरह के स्ट्रैटेजी से ईरान क्या करना चाह रहा है? शुभदा जी आपके पास आ रहा हूं, एक और खबर देख लीजिए। तुर्की विदेश मंत्री का ईरान को फोन, अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की, ईरान से दागी मिसाइल पर विरोध जताया। यह गंभीर मामला है कहा तुर्की ने। हकान फिदान की अराक्ची से फोन पर बातचीत और कहा यह क्या कर रहे हो, हमको भी लपेट दिया, यह ठीक नहीं है। शुभदा चौधरी, देखिए IRGC जो है दिनेश जी, वो एक पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस विंग है, और पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस विंग की खूबी यही होती है कि वो इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दे कि पता ही नहीं चले कि सच क्या है। वही चैनल 14 और इजरायली हस्बरा भी कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि गल्फ कंट्रीज खुद ही नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को अंडर द कवर कि हाँ हमारे US बेसिस पे अटैक कर दो, क्योंकि वो उनकी जो आसपास की पॉपुलेशन है वो काफी एंटी अमेरिकन है, आज से नहीं जब से वो बने हैं। और ये सारे के सारे 6 गल्फ कंट्रीज हों या फिर जो टर्की भी हो, ये सब आर्टिफिशियल स्टेट्स हैं।
इनफैक्ट 1 जनवरी 1947 तक मोस्ट ऑफ द जीसीसी कंट्रीज ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे। पासपोर्ट्स जो थी, करेंसीज जो थी, वो इंडियन चलती थी वहां पे। तो जहां तक बात रही टर्की का, टर्की दूसरा हिपोक्रेसी क्या करता है, क्योंकि अर्दोगान दोनों साइड से गेम खेलता है। टर्की की अभी बात हुई थी अरागची से कुछ दिनों पहले, और जैसे ही ट्रंप ने बोला कि कुर्ड्स को नियुक्त करेंगे, तो टर्की ने साफ मना कर दिया कि हम तो ईरानियन कुर्ड्स जो एक्चुअली सुन्नी होते हैं उनको पनपने नहीं देंगे, हम तो ईरान का साथ देंगे। तो ये बहुत अलग अलग लेयर का एक यहाँ पे क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस चल रहा है। दूसरी चीज है कि रशिया और चाइना के ऊपर भी क्वेश्चन आया कि इन्होंने क्या मदद की। तो ये तो 12 दिन वॉर के बाद से ही मदद कर रहे हैं। इन्होंने 500 लॉन्चर्स रशिया ने भेजे, 25,000 इंफ्रारेड मिसाइल्स भेजे, 3 कार्गो फ्लाइट्स भी क्रिसमस के 8 दिन पहले आई थी। चाइना ने इनफैक्ट आईआरजीसी को विदाउट 3 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दिया है, ताकि इनको फोन्स या और पेजर या वॉकी टॉकी से बात ना करना पड़े, और ये पूरा का पूरा हेवी जैमिंग जो यूएस और इजराइल ने किया था उसको इंटरसेप्ट कर सके। उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए, एंटी सैटेलाइट वेपन्स दिए हैं। जहाज में 180 नौसैनिक सवार थे। 32 लोगों को श्रीलंका की नेवी ने बचाया है। 101 लोगों के डूबने की आशंका है। 101 लोग डूब गए हैं, 32 लोगों को श्रीलंका की नेवी ने बचाया है। आपने देखा कि 4 डिस्ट्रॉयर्स के अभी तक ईरान की आईआरजीसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और उसके युद्धपोतों को नष्ट किया है। इधर यहां पर देखिए 180 लोग सवार थे, उस नाव को डुबो दिया गया है। 32 लोग तो श्रीलंका नेवी ने बचा लिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ये दावा किया गया है। ये इस वक्त की अभी अभी की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगली खबर भी देख लीजिए, अभी अभी ये भी आ रहा है अपडेट। कुर्दिस्तान में ईरान का हमला, बानेह शहर में हमले के बाद विस्फोट की खबरें हैं। बानेह शहर से ये खबर आ रही है, कुर्दिस्तान में हमला किया गया है और जबरदस्त हमला किया गया है। बानेह शहर में विस्फोट की खबरें सुनाई दे रही हैं। तो ऐसा नहीं है शुभदा जी कि केवल बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। केवल अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा होता तो शायद ये बात समझ ली जाती जो आप कह रही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके भी तो तात्पर्य हैं, इसके भी तो निहितार्थ हैं। जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आया कि हयात का जो होटल है सऊदी अरेबिया रियाद में, उसमें ईरान ने अटैक किया, लेकिन बाद में पता चला कि CIA मोसाद ने अटैक करवाया था। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है। जहाँ तक बात है पेशमर्गा की, जो बात करते हैं, जो कर्दिश यूनिट्स है आपस में काफी डिवाइडेड है, इन पे अटैक्स अभी से नहीं चल रहा है। इन पे अटैक्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस इराकी शिया हैं और उसके बाद जो ईरानियन हैं वो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, और खासकर सीरिया में अब 1 महीने पहले तक इराक ये सीरियन कर्ड्स पे अटैक हो रहा था। ट्रंप कितना भी कुर्दिश लोगों को चाहे कि आके वो मिले, वो उन्होंने बात भी की है मसूद बरजानी से, बेफेल तलाबानी से उन्होंने बात भी की, फोन भी किया है, लेकिन कुर्द्स को ये पता है अपना हिस्ट्री कि अमेरिका कैसे हमेशा उनको यूज एंड थ्रो करता है। उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। तो जहां तक बात रही, आईआरजीसी को भी पता है कि कुर्द्स जो है मोनोलिथिक नहीं है। कुर्द्स जो है वो सुन्नी भी हो सकते हैं, शिया भी हो सकते हैं, जू भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। और सिविलियन कैजुअलिटीज क्या गारंटी है कि सिर्फ ईरान करवा रहा है? CIA मोसाद का भी तो नाम आ गया है, यहाँ तक कि कतर और सऊदी अरेबिया ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जो चीज बात सही है वो ये है कि इंडियन वर्कर्स को इजराइल में शेल्टर नहीं मिल रहा अनफॉर्चुनेटली, और इजराइल के पास प्रोडक्शन लाइन नहीं है आयरन डोम की या आयरन बीम की, लेकिन उनके जनरल्स ओपनली शेमलेसली चैनल 12 पे बोलते हैं कि उनके पास 1.4 बिलियन इंडियंस हैं जो उनका आयरन डोम खरीदेंगे। तो इसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। क्या ये वाकई ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा है चल रहा है? क्या वो जो सूचनाएं मिल रही हैं वो वैसी हैं, वैसी की वैसी उनको समझा जा सकता है, लिया जा सकता है जैसे कि हम तक पहुंच रही हैं, या इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो वॉर फॉग है, बहुत कुछ ऐसा है जो धुंधलका है जिसको असल में समझने में बड़ी समस्या होगी? अमेरिका और इजराइल का एयर अटैक, अगली खबर देखिए। कुर्दिश बॉर्डर पर ईरानी सैन्य ठिकाने पर हमला, पावेह और सरंदज ये जो 2 इलाके हैं, यहाँ बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। पश्चिमी ईरान में घुस सकते हैं कुर्द लड़ाके। अब जरा ये भी देखिए, ये जो हम जिस थीम को लेकर अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ईरान को हल्के में लेना ट्रंप को कितना महंगा पड़ा है। अभी जो कहा जा रहा है, पहले 24 घंटे का ही अगर आकलन कर लें तो 24 घंटे ये बताते हैं कि बहुत महंगा पड़ा है। लेबनान के बेरूत में इजरायली हमला, हवाई हमले में पूरी इमारत, खैर ये मैं आपको बताऊंगा, ये जो बेरूत में हमला हुआ है इसके संदर्भ में आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए, ये सीधा सैन्य खर्च आपको मैं दिखा रहा हूं। पहले 24 घंटे में $779 मिलियन। प्री स्ट्राइक बिल्डअप, मतलब स्ट्राइक किए जाने के पहले, शनिवार से पहले जो पूरा जमावड़ा हो रहा था सेना का, उसमें $630 मिलियन खर्च हुए हैं। शुरुआती कुल खर्च हुआ है $5 बिलियन से ज्यादा।
अमेरिका जैसी बड़े मुल्क के लिए, बड़ी शक्ति के लिए ये कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, जाहिर है वो बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन ये कम खर्च है, इसको एकदम इग्नोर किया जा सकता है। ये एकदम ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये असर डालेगा, खासतौर से तब असर बिल्कुल डालेगा जब ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर बन जाएगा। अब जरा यहां देखिए, आर्थिक प्रभाव देखिए। तेल की कीमतों में आग लग गई है, ब्रेंट क्रूड 13% तक उछल गया है, गैसोलीन $3 प्रति गैलन तक महंगी हो गई है। कुल आर्थिक चोट जो है 50 से 210 डॉलर बिलियन तक पहुंच गई है। इससे अगर आप अंदाजा लगाएं और फिर ये भी देखें आप, जिसका जिक्र यहां पर हो रहा था कि ये अगर एक तरफ से एक कोई चींटी के जैसा अस्त्र चलाया जा रहा है और उसको रोकने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए आपको हर बार अपने हाथी जैसे इंटरसेप्टर्स लगाने पड़ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा खर्च है। सीधा सैन्य खर्च यहां पहले 24 घंटे में आपके सामने रख रहा हूं मैं, साथ में इकोनॉमिकली कितना डेंट हो रहा है, इकोनॉमी एज सच में वर्ल्ड ओवर क्या डेंट हो रहा है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। और इसको लेकर अब विनोद ऑगस्टीन सर के पास में जाने वाला हूं। विनोद ऑगस्टीन सर, ये जो आपने कहा, क्या ये बात IRGC ने पहले अपने कंसिडरेशन में नहीं लाई होगी क्या, कि वो मिसाइल सिटीज बना रहे हैं, वो साइलोस से लॉन्चर्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक जगह को एक बार में इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके बाद नहीं? क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी को प्लान करते हुए नहीं सोचा होगा, और अगर सोचा है तो उन्होंने इसके लिए व्यवस्था क्या की होगी? देखिए, शूट एंड स्कूट आज नहीं, सद्दाम हुसैन के जमाने से ही ये चलता आ रहा है। आपको याद होगा, आपके बचपन में ये स्कड मिसाइल मारते थे एक जगह से और भाग जाते थे। आप शूट एंड स्कूट जो है वो सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, बट शूट एंड स्कूट में क्या होता है जी, एक ऊडा लूप होता है, आप जानते हैं, आपने इसके बारे में जिक्र भी किया है कि कई प्रोग्राम्स में, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डायरेक्ट एंड एक्ट। ये अगर जब ऊडा लूप छोटा हो जाता है शूट एंड स्कूट में, तो आप शूट करके भागने से पहले आपके ऊपर अगर आकर कोई काउंटर मिसाइल लग जाए या बॉम्ब लग जाए, तो आपका शूट एंड स्कूट काम का नहीं रहा। वही देख रहे हैं इस वॉर में कि ये लोग शूट कर रहे हैं, स्कूट नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे पहले ऊडा लूप इतना अमेरिका का छोटा पड़ गया है कि हर जगह से एक से ज्यादा बॉम्ब दाग नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था 2 दिन में हमें पता लगेगा इनका स्टेइंग पावर कितना है, चाइना कितना सप्लाई कर रहा है, रशिया कितना सप्लाई कर रहा है। दिनेश जी, रशिया चाइना कितना सप्लाई कर रहे हैं, इनको रिजर्व्स कितने मिलते जा रहे हैं, और दूसरे ये कि ये 2 दिनों के भीतर ये पता चलेगा कि वो तमाम जगहें जहां से अपनी मिसाइल्स को फायर कर पा रहे हैं, क्या उन तमाम जगहों पर एक तरीके से उन जगहों को वाइप आउट कर दिया बमबारी ने और मिसाइलों ने इजराइल और अमेरिका की, या वो जगह फिर से काम करने लायक बनी रह सकती हैं? लेबनान के बेरूत में, जैसा मैंने आपको बताया था, ये बहुत बड़ा हमला है, ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको बता देगी, यहाँ से उठता हुआ धुआं भी बता देगा, और ये आवाज भी बता देगी जिसको आप सुन रहे हैं इस वक्त। अमेरिकी फाइटर जेट गिराने का दावा, तेहरान के पास एक फाइटर जेट गिरा दिया गया, इजराइल या अमेरिका का लड़ाकू विमान गिराया गया, ये दावा किया गया है। तो ये अगर ऐसा है तो आप कुवैत में अगर देख लें कि किस तरीके से, हालांकि फ्रेंडली फायर कह के ऐसा लगता है कि फेस सेविंग की गई अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो भी एक बड़ा डेंट था। और यहां पर भी देख लीजिए कि ये या तो इजराइल का या अमेरिका का एक फाइटर जेट यहां पर भी गिरा दिया गया। अल्लाह अकबर, अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब अगली खबर, इजराइल के हमलों के बाद लेबनान में दहशत है। लेबनान में सुरक्षित स्थानों पर भागते दिखाई दे रहे हैं लोग। दोनों ही तरफ से कहां अटैक और काउंटर अटैक कहां हो रहे हैं और वहां क्या स्थितियां हैं, एक के बाद दूसरी खबर मैं आपको ये बताता जा रहा हूं। साथ में ये डिस्कशन भी हमारा लगातार चल रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने क्या इस समय हमला करके एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की है, ब्लंडर किया है, या उनकी प्लानिंग एकदम सही है और आने वाले दिनों में दुनिया को यह पता चल जाएगा। अगली खबर की तरफ ले चलता हूं। ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप का हमला, इराक के कुर्दिस्तान पर ड्रोन अटैक। यहां ड्रोन अटैक की तस्वीरें आपके सामने। ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप, ये भी बहुत एक्टिव हैं। आप हिजबुल्लाह, हमास, हूती के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका नाम उतना ज्यादा प्रचारित नहीं है, लेकिन वो भी खासे एग्रेसिव हैं और खासे एक्टिव हैं। वो इसलिए भी क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनका रीजन डेट्रे, उनके होने की वजह, उनके एग्जिस्टेंस का जो कारण है वो ईरान ही है, और ईरान के लिए इस समय डू और डाई सिचुएशन है, इसलिए वो भी खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से अगर आप बात करें इराक के इलाके की, कुर्दिस्तान वाले इलाके की। अगली खबर, ईरान का बहरीन में फिर से ड्रोन अटैक।
अमेरिकी बेसिस पर शाहिद 136 ड्रोन से अटैक, अमेरिकी बेस में ड्रोन अटैक से तबाही, ड्रोन से अटैक की तस्वीरें यहां पर देखिए। तो न सिर्फ ईरान की मिसाइलें बल्कि यहां पर आप देखिए उसके शाहिद 136 जो कि इतना खतरनाक वॉर जोन में साबित हुआ, खासतौर से जब से ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है कि टर्की और ईरान इनके ही ड्रोन पूरी दुनिया में चर्चा में रहे। और रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी रशिया को ये ड्रोन भेजा गया जिसको अब खुद रशिया भी अपने यहाँ प्रोड्यूस करने लगा, उसका प्रोडक्शन वहां भी होने लगा है। अगली खबर तेहरान पर अभी का बहुत बड़ा अपडेट है, ये एक बड़ा हमला हुआ है तेहरान से। ये अपडेट देखिए, इजरायली हमलों से किस तरीके से तेहरान थर्रा गया है उसकी तस्वीरें देखिए आप। खास तौर से पश्चिमी तेहरान को तो धुआं धुआं कर दिया है इजराइल और अमेरिका के हमलों ने। यहाँ पर आप उसी की तस्वीर देख रहे हैं, आसमान से तबाही की इबारत अपने आप में लिखे हुए ये बॉम्ब धरती की तरफ आते हैं और तेहरान में एक जगह जो टारगेटेड है वो धुआं धुआं होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट दिखाता हूं आपको, ये देखिए जरा, ईरान के बाना शहर पर आईडीएफ का हमला हुआ है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय पर अटैक हुआ है। आईआरजीसी के अलग अलग जो इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर आप हमला होने की खबरें देख रहे हैं। कई जगह बासिश फोर्सेस जो कि वॉलंटरी एक तरीके का अर्धसैनिक दस्ता है वहाँ का, खास तौर से घरेलू मामलों में सक्रिय रहता है, उसके भी जो मुख्यालय है निशाना बनाया जा रहा है उनको भी। और यहाँ आप देख रहे हैं ऐसे ही मुख्यालय को निशाना बनाए जाने की खबर। विध्वंसक हमलों से दहल गया है तेहरान, आईआरजीसी के ठिकानों पर बारूदी प्रहार हो रहे हैं। इजरायली हमलों में काफ़ी नुकसान हुआ है और वो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि न सिर्फ उनके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को निशाना बनाया जा रहा है ऑफिसर्स और जो वहाँ के सैनिक हैं, बल्कि उनकी जहाँ पर टुकड़ियाँ हैं, जहाँ उनके इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पर भी उन इस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है, एयरमार्क किया जा रहा है और वो एक के बाद दूसरा निशाना बन रहे हैं। तो क्या ये जो कहा जा रहा है कि विरासत एक से दूसरे को जाती रहे, बेटन एक से दूसरे को पास होती रहे और ये नॉन एंडिंग प्रोसेस है, ये अगर नॉन एंडिंग माना भी जाए तो इसकी जिंदगी कितनी होगी? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या उससे ज्यादा? ये जनरल सुधाकर आप इसको कितना लंबा, क्योंकि ये तो मानकर चला जाए, देखिए अमेरिका और इजराइल से पार पा लेगा ईरान, ये नहीं लगता, लेकिन इसको कितना लंबा खींच लेगा ये भी उसकी उपलब्धि में जाने वाला है। ये उपलब्धि, इसकी उम्र क्या देखते हैं? मेरे अंदाज से देखिए ये 3-4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला है ज्योग्राफी, दूसरा है मिलिट्री इन्वेंट्री, इनके पास कैपेबिलिटी कितना है, तीसरा चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों देश के बीच में इंटरसेट डिस्टेंस है। आमतौर पे दो देशों का जो लड़ाई होती है तकरीबन ज़्यादातर आप देखेंगे कॉमन बॉर्डर होता है, तो इनके पास टैंक्स है, आर्टिलरी गन्स है, आर्मर व्हीकल है, लेकिन वो इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते, सिर्फ स्टैंड अप जरिए से कर रहे हैं। हवाई जहाज इनके पास कम है, मिसाइल्स ज़्यादा हैं और ये जो कामिकाज़े ड्रोन जो हैं ये बहुत मात्रा में है, मेरे हिसाब के मुताबिक 86,000 से 1.5 लाख तक है। तो इनका जो सर्ज कैपेसिटी उसको कहते हैं, जो लड़ाई शुरू हो जाता है, एक डिफेंस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, कम से कम समय में कॉन्फ्लिक्ट जोन का डिमांड को कैसे मीट कर पाता है। अगर आप अमेरिका इजराइल के साथ कंपेयर करते हैं, आज के दिन में ईरान का काफ़ी परसेंटेज कोएफिशिएंट 2.5% ज़्यादा है। ये हो सकता है आने वाले समय में कम हो जाए, क्योंकि जिस तरह वो टारगेट सिलेक्ट कर रहे हैं वो न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं, अभी डिसमेंटल नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन करेंगे ईरान का सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और जो कॉम्बैट रेसिडुअल पावर है, आप ह्यूमन रिसोर्स को इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा। ईरान के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नंबर 1, नंबर 2 आईआरजीसी के जो नुमाइंदे हैं, नंबर 3 एक पैरामिलिट्री फोर्स बाजिश फोर्स है। बाजिश फोर्स का आमतौर पे 2.5 लाख के करीब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रिजर्विस्ट स्ट्रेंथ को बाजिश कहते हैं। करीब 25 मिलियन, ये फिगर मैं 3-4 जगह से रिसर्च करके निकाला हूं, मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा है। 25 मिलियन लोग ये पैरामिलिट्री ड्यूटीज में ट्रेंड है, अवेलेबल है, दे कैन बी कॉल्ड ओपन टू जॉइन द रेगुलर फोर्सेज। ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के सबसे तो आइसिंग ऑन द केक महत्वपूर्ण बताई है जनरल सुधाकर, मैं अपने दर्शकों के लिए रिपीट कर देता हूं। वॉर सिचुएशन में कितनी जल्दी रिसोर्सेज को रिप्रोड्यूस करके आप पुनः बना के अपने सेना तक पहुंचा सकते हैं, एक ये, और इसमें टाइम कितना लगता है। कहा जाता है इंटरसेप्टर के हिसाब से ही देख लीजिए, ये जो बड़ी इंटरसेप्टर्स हैं, खासतौर से थार्ड जैसे एयर डिफेंस में जो लगते हैं, कहते हैं कि उनको बनाने में 4 से 5 से 6 से ज़्यादा 1 महीने में आप उनको नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो मिसाइलें हैं जो ईरान बना रहा है वो बहुत क्विकली बना सकता है, उसके मुकाबले वो हज़ारों की तादाद में बना सकता है एज कम्पेयर टू ये 6-7 मिसाइलें। इस हिसाब से अगर आप देखें, ये जो कहा जा रहा है कि ये कोएफिशिएंट अभी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आने वाले दिनों में समाप्त हो जाए। कॉम्बैट रेजिड्यू
ये कितने लोग हैं जो लड़ाई लड़ने के लिए उपलब्ध हैं। IRGC के अलावा बासिज फोर्सेस के नंबर को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, जनरल सुधाकर कह रहे हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण। अगली खबर देखिए, ईरानी जहाज पर अमेरिकी स्ट्राइक, बंदर अब्बास पोर्ट के पास हमला, ईरान के सुलेमानी क्लास कॉर्वेट पर हमला। ईरान के पास जो सुलेमानी क्लास कॉर्वेट है उस पर हमले की तस्वीरें ये देखिए, उठता हुआ धुआं। और ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर पर्यावरण का क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर जगह पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो फारस की खाड़ी है, ये जो गल्फ ऑफ लेबनान है, यहाँ क्या होने वाला है, गल्फ ऑफ ओमान माफ कीजिए, यहाँ क्या होने वाला है उसका भी अंदाजा लगाइए। अब देखिए जरा, तेहरान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला, तेहरान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उस पर भीषण हमला हुआ है। इजराइल ने भीषण अटैक किया है, हमले में सैन्य और नागरिक विमान ध्वस्त हुए हैं। ये जितने बड़े इलाके में एक बार में ऐसा लगता है जैसे कारपेट बॉम्बिंग की गई हो या कोई बड़ी मिसाइल फायर की गई है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जाहिर है किसी भी तरीके की का हवाई संचालन यहाँ से बाधित हो गया है। ये बहुत बड़ा इलाका है तेहरान के मेन एयरपोर्ट का, जो कि इस समय ध्वस्त हो चुका है।